मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से हथनी कुंड बैराज से पानी को रिलीज़ करने को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है और हरियाणा सरकार कोई ऐसा जवाब नहीं दे पा रही है जिससे कि मन संतुष्ट हो सके कि ये जानबूझकर गंदी राजनीति के तहत नहीं किया गया है। कल जिस तरीके से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे डेटा के साथ, सारे पॉइंट्स के साथ बाकायदा ये लिस्ट जारी की कि 9 से 13 तारीख के बीच हथनी कुंड बैराज से ना ईस्टर्न कैनाल में ना वेस्टर्न कैनाल में एक बूंद पानी भी रिलीज़ नहीं किया गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया। बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने और हरियाणा सरकार की तरफ से भी तकनीकी ज्ञान देने की कोशिश की गई कि 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी होता है तो दोनों नहरों में छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कल जैसे ही हमने हथनी कुंड बैराज का वीडियो रिलीज़ किया कि वहाँ पर यूपी की तरफ जाने वाली नहर बिल्कुल सूखी पड़ी है और हरियाणा से होकर दिल्ली जाने वाली यमुना में सारे पानी को छोड़ दिया गया है, उसके तुरंत बाद यूपी की तरफ जाने वाली नहर में भी पानी को चला दिया गया। ये अपने आप में जितने तर्क भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार देती है उन सबको नेस्तो नाबूद कर देता है। अपने आप में ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश की गई थी और जो प्राकृतिक आपदा है उसमें कृत्रिम तिड़का लगा करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार से अपनी दुश्मनी निकालना चाहती थी। लेकिन उसके चक्कर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के ही हज़ारों लाखों लोगों को बाढ़ की आपदा में धकेल दिया। इस साजिश से पहले जो लग रहा था कि ये दिल्ली के खिलाफ की गई साजिश है, उस साजिश से हरियाणा के भी सैकड़ों गांव का नुकसान हुआ है। हरियाणा में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हरियाणा में 13 जिलों में 982 गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर पानी घुसा हुआ है, जो डूबे हुए हैं। इनमें से अगर आप यमुना के साथ साथ की बेल्ट देखें, क्योंकि यमुना में पानी को लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो मेन स्ट्रीम है उसमें पानी को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, तो यमुनानगर में 10 गांव, करनाल के 34 गांव, पानीपत के 24 गांव और सोनीपत के 22 गांव, ये सारे वो गांव हैं जो सरासर हरियाणा सरकार की इस गंदी राजनीति का शिकार हो गए, जिसके तहत दिल्ली की तरफ सारा पानी छोड़ करके यमुना ने दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर को छुआ जितना पहले किसी भी बाढ़ में कभी भी किसी भी हालात में नहीं हुआ। 208.66 इस लेवल पे यमुना चली गई, जो इतिहास में कभी हुआ नहीं। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि पहले कभी भी ऐसी आपदा आई तो पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। इससे पहले भी जब ऐसी कोई स्थिति बनी कि ज़्यादा पानी रिलीज़ करना पड़ रहा है यमुना के, तो पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कि 1-2 मीटर दिल्ली के अंदर पानी का लेवल घट जाता था, यानी पानी कम हो जाता था। उसकी वजह से तटबंध टूटने की स्थिति भी नहीं आती थी, जो कि करनाल के अंदर तटबंध टूटे, पानीपत के अंदर तटबंध टूटे, सोनीपत के अंदर तटबंध टूटे। ये सिर्फ इस वजह से कि पानी का एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया था, जो दिल्ली को डुबोने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश के चलते वहाँ पर पानी ज़्यादा छोड़ा गया, जिसकी वजह से हरियाणा में भी सैकड़ों गांव के अंदर नुकसान हुआ। मैं इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूँ जो हरियाणा सरकार की तैयारियों को लेकर के है। करनाल में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तटबंध टूटा, करनाल से पानीपत के बीच में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तटबंध टूटा यमुना का, सोनीपत में भी 2 जगह पे तटबंध टूटा यमुना का। आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई कि यमुना के तटबंध इतने कमज़ोर थे कि आपात स्थिति को झेल नहीं सकते थे? उत्तर प्रदेश की तरफ तो कोई तटबंध नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से सरकारों ने उसको मजबूत करके दुरुस्त करके रखा, जिसकी वजह से यूपी की तरफ कोई तटबंध नहीं टूटा। लेकिन हरियाणा सरकार ने, आप एक बार नज़र डालिएगा, 2023 में जनवरी में बैठक हुई, 1100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए कि 1100 करोड़ रुपए खर्च करके बाढ़ ना आए इसके लिए बंदोबस्त किए जाएं। 2022 में 494 करोड़ रुपए बाढ़ आपदा के लिए
आवंटित किए गए। 2020 में कुरुक्षेत्र में 13 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए कि बाढ़ ना आए, ऐसी स्थितियों को बनाया जा सके। अंबाला और बरवाला में 45 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए गए। करनाल के अंदर 80 करोड़ रुपए का बजट दिया गया ताकि बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। अब इसको समझना ज़रूरी है कि ये पैसा किस लिए दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है कि जहाँ जहाँ यमुना के तटबंध कमज़ोर हैं, जहाँ से ब्रीच होने की गुंजाइश है, वहाँ उन तटबंधों को पक्का किया जा सके, वहाँ उन तटबंधों को मजबूत किया जा सके। लेकिन हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के लोगों की जान को जोखिम में डाला और इस पैसे का कहाँ दुरुपयोग किया, इसके लिए हरियाणा सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। साफ साफ ये बताना चाहिए कि ये बाढ़ से बचाने का, बाढ़ बचाव और राहत का जो पैसा है, ये जो आपदा प्रबंधन का पैसा है, ये सारा पैसा कहाँ गया, करोड़ों रुपया, इसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही साथ जिन 3 जगहों के ऊपर ये तटबंध टूटे हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो यमुनानगर से करनाल के बीच में 3 जगह पे तटबंध टूटा है, करनाल से पानीपत के बीच में 2 जगह पर और सोनीपत के आसपास 2 जगह पर तटबंध टूटा है। ये जग जाहिर है कि इन सारी जगहों पर खुलेआम अवैध माइनिंग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखों के सामने खुलेआम माइनिंग होती है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों की सरपरस्ती भी जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में जब 5 फुट से 7 फुट या 10 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा खनन किया जा सकता है, इन जगहों पर 50-50 फुट तक, 70-70 फुट तक अवैध खनन किया गया। दिन दहाड़े किया जाता है, रात के अंधेरे में किया जाता है, ऐसे डंपर में सामान लाया जाता है जिनके ऊपर नंबर नहीं होते। ये सारी चीज़ें सारी दुनिया के सामने हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। जिस जगह पर 2-3 दिन पहले बेलगढ़ में, यमुनानगर में, जिस जगह पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी खुद गए हुए थे और वहाँ की तस्वीरें डाल के ये कह रहे थे यहाँ तटबंध को मजबूत करने के लिए काम शुरू कराया उन्होंने, वो अपने कैमरे को दूसरी तरफ घुमाना भूल गए। जहाँ पर अवैध माइनिंग के चलते 70-70, 80-80 फीट गहरे खुदाई कर दी गई है और यमुना, एक तरफ यमुना की गहराई, एक तरफ अवैध माइनिंग की वजह से गहराई, और बीच में मिट्टी की एक दीवार भर रह गई है, जिसकी वजह से यमुना के तटबंध बहुत ज़्यादा कमज़ोर कई जगहों पर हो गए। और ये जो तटबंध टूटने की घटनाएं हैं, इनका सीधा संबंध अवैध माइनिंग से भी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में चल रही है। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से और खट्टर सरकार से कि सिर्फ पैसे की हवस में, सिर्फ पैसा कमाने की जिद में हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में क्यों डाला गया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से, दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा। जो आपदा आ रही थी, जो नेचुरल डिजास्टर है, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें और ज़्यादा पानी ऐड करते हुए सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ा गया। और जब आप राजनीतिक साजिश में इतने अंधे हो गए थे कि आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि दिल्ली जाने से पहले ये सारा पानी हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजरता है और हरियाणा के लोगों की जान को भी खतरा है, हरियाणा के गांव डूब जाएंगे। तटबंध इतने मजबूत बचे नहीं आपकी अवैध माइनिंग के चलते, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक द्वेष में आप इतने अंधे हो गए थे कि आपने एक सुनियोजित साजिश रची। जो एक प्राकृतिक आपदा आई थी, आपने उसका फ़ायदा उठाकर दिल्ली को डुबोने की साजिश रची, जिसकी वजह से हरियाणा में भी सोनीपत में, करनाल में, पानीपत में, इन सारी जगहों पर तटबंध टूटे और बहुत सारे गांव पानी के अंदर डूब गए। मैं जब ये कह रहा हूँ सुनियोजित साजिश रची, तो मैं बहुत सोच समझ कर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हथनी कुंड बैराज पर 18 गेट हैं, जिनमें से 15 हरियाणा की तरफ खुलते हैं, जिनमें वेस्टर्न कनाल भी शामिल है, जिसके ज़रिए घूम करके पानी दिल्ली पहुंचता है, वहाँ के ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है, और मेन स्ट्रीम जिसके अंदर शामिल है, और 3 गेट यूपी की तरफ खुलते हैं। यानी 18 में से इन 3 यूपी के गेट को बंद रखा गया। साथ ही साथ वेस्टर्न कनाल में भी, जिससे पानी घूम करके जा सकता था मेन स्ट्रीम से अलग होकर के, वेस्टर्न कनाल को भी बंद रखा गया और सारा पानी मेन स्ट्रीम में यमुना की तरफ, दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। 9 तारीख से 13 तारीख तक
जब पानी का सबसे ज़्यादा दबाव था, जब सबसे ज़्यादा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा था, उस वक्त सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश की तरफ के गेट बंद करके सारा पानी मेन स्ट्रीम में छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बाढ़ की बनी। दिल्ली में ITO बैराज, जहाँ पर पानी को रेगुलेट करने का काम हरियाणा का सिंचाई विभाग देखता है, वहाँ के गेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हरियाणा के सिंचाई विभाग की है। वहाँ पर भी 5 गेट जाम थे, बंद थे, जिनकी वजह से वाटर फ्लो सुनिश्चित नहीं हो सका, जिनको अब आपदा की स्थिति में सबमर्ज होने के बाद, पानी में डूबने के बाद मशक्क़त करके दिल्ली के और NDRF के और आर्मी के लोगों ने मशक्क़त करके उस जाम गेट में से एक गेट को खोलने में कामयाबी मिली, जिसकी वजह से कुछ और पानी रिलीज़ हुआ। अगर ये 5 गेट और खुले होते ITO बैराज पर, तो भी पानी का लेवल दिल्ली के अंदर और उससे पीछे पड़ने वाले हरियाणा के इलाकों में घट सकता था, कुछ और पानी आगे की तरफ रिलीज़ हो सकता था। लेकिन सुनियोजित तरीके से इसका मेंटेनेंस मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए था। इन गेट का मेंटेनेंस नहीं किया गया, इनको जाम छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात और भी बदतर हुए। तो सीधा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से, कि राजनीतिक द्वेष के चलते आप इतने अंधे क्यों हो गए कि दिल्ली को डुबोने की साजिश में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि हरियाणा के सैकड़ों गांवों को भी आपने बाढ़ से लील दिया, बाढ़ के प्रकोप में डाल दिया। और जो तकनीकी तर्क वो पानी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, कब कितना फ्लो छोड़ा जाए, आगे छोड़ा जाए कि पीछे छोड़ा जाए, कि ईस्टर्न कैनाल में भेजा जाए कि वेस्टर्न कैनाल में भेजा जाए, ये तकनीकी ज्ञान का या तो अभाव है भारतीय जनता पार्टी को, या लोगों को मूर्ख समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 1 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है हथनीकुंड बैराज की, उससे ज़्यादा जब पानी होता है तब उसके बाद गेट खोलना कंपल्शन होता है। लेकिन 1 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, तो ये तो नहीं बताएं कि वहाँ पानी रुक नहीं सकता। और जब उससे आगे पानी गया, तो जब दिल्ली की तरफ के गेट खुल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की तरफ के ईस्टर्न कैनाल के गेट क्यों नहीं खुल सकते, और वेस्टर्न कैनाल के गेट क्यों नहीं खुल सकते। फिर हमें ये बताया गया कि मरम्मत का काम चल रहा था इन कैनाल में, तो एक और झूठ, सफ़ेद झूठ, मरम्मत का काम मानसून से पहले क्यों नहीं किया गया। और अगर मरम्मत का काम चल रहा था तो आम आदमी पार्टी द्वारा वीडियो रिलीज़ करते ही तुरंत प्रभाव से उस कैनाल में पानी कैसे छोड़ दिया गया, वो मरम्मत एक रात में पूरी कैसे हो गई। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में, जो लोगों के मन में हैं, जिनके चलते लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति के जरिए कभी भी लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि उपराज्यपाल को फोन करके दिल्ली की बाढ़ की हालत के बारे में जानकारी, जबकि मुख्यमंत्री जो है अभी केजरीवाल को फोन करके जानकारी हासिल नहीं की, इसको लेकर एक बार दोबारा बता दीजिए। प्रधानमंत्री फ्रांस से उपराज्यपाल को दिल्ली की बाढ़ को लेकर फोन करते हैं, क्या हाल है दिल्ली के, तो मुख्यमंत्री को फोन नहीं करते। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा है और हमने बार बार इस सवाल को उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री होने के बावजूद, कल हमारे मंत्री ने भी दिल्ली में बताया कि हमने अधिकारियों को कहा कि NDRF को रात को बुला लिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने उस पर गौर नहीं किया। LG साहब की शय है उन अधिकारियों को, इसलिए चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। और प्रधानमंत्री अगर विदेश में बैठ के ऐसे समय पे, जब कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं, भयंकर आपदा से जूझ रहे हैं, ऐसी आपदा जो इतिहास में शायद कभी आई नहीं, ऐसे समय में विदेश भ्रमण करने के लिए प्रधानमंत्री चले गए, ये पहला निशानदेही है इस बात की कि उनको लोगों की भावनाओं से, लोगों के दुख सुख से कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरी बात, चुने हुए मुख्यमंत्री को बाईपास करके दिल्ली के उपराज्यपाल से दिल्ली के हालात के बारे में जानकारी लेना, ये साफ तौर पर लोकतंत्र का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दिखाता है। और जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने की कोशिश की अध्यादेश के जरिए, ये उसी कड़ी में अगला मामला है जिसमें ये उनकी मानसिकता भी दिखाता है कि वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि से बात करने की बजाय एक अपॉइंटेड व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिसका मतलब उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये समय राजनीति करने का नहीं है? दोनों ही पार्टियों ने राजनीति नहीं करके लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते।
हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह आपदा का समय कभी भी राजनीति करने का नहीं होता, लेकिन ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के साथ राजनीतिक द्वेष निकालने की कोशिश की। यह अपने आप में दिखाता है कि उनकी ओछी मानसिकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा के भी लाखों लोगों का जीवन संकट में आया। एलजी ने तो साफ कर दिया कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आप पार्टी के जितने भी नेता हैं दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सभी सब बीजेपी पर दोषी ठहरा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को अपने लोगों की जान की परवाह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों की संवेदनाओं से जुड़ी हुई पार्टी है, उनके दुख दर्द को समझने वाली पार्टी है। इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के ऊपर बोल रही, जबकि ये सारी बात उनकी भी नॉलेज में है कि किस तरह से कैनाल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं गया, यूपी की तरफ पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा गया और सारा पानी हरियाणा और दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये अपने आप में दिखाता है कि इनको लोगों के दुख से, इनको लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पर हमेशा सवाल करेगी। राजनीति लोगों के मुद्दे पर होनी चाहिए, लोगों के जान माल से जुड़े हुए मुद्दों पर होनी चाहिए। हम ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करते हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है, सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने आंकड़ों के साथ आपको बताया कि 1100 करोड़ रुपए का आवंटन आपदा प्रबंधन के लिए किया गया था 2023 में। 2022 में भी लगभग 500 करोड़ का आवंटन किया गया, पहले भी किया गया था। कोई तटबंध सरकार ये बता दे अपने रिकॉर्ड में कि उन्होंने यमुना के तटबंध पर इस जगह पर उसको पक्का करके बाढ़ से बचाने का काम करने में चुस्ती दिखाई। अपने 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि कितनी जगहों पर उन्होंने तटबंध को पक्का किया। यूपी की तरफ कहीं भी तटबंध क्यों नहीं टूटा, हरियाणा की तरफ इतनी जगहों पर तटबंध क्यों टूटे, इस सब की जवाबदेही हरियाणा सरकार की है। न सिर्फ इस आपदा का खतरा कम करने में, बल्कि आपदा आने के बाद लोगों तक राहत पहुंचाने में भी खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जिला मुख्यालय से करीब करीब 300 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह कट चुके हैं। मैं खुद ऐसे गांव में जाकर के आया हूं, लोगों से बात की है, वहां जिला प्रशासन का, सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है कहीं पर भी। मैं खुद यमुनानगर में गया, कुरुक्षेत्र में गया, कैथल में गया, या अंबाला के इलाके में मैं गया और करनाल के इलाके में मैं जाके आया। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से कट चुके हैं अपने जिला मुख्यालय से, और वहां पर सरकार का कोई भी व्यक्ति ये पूछने तक नहीं पहुंचा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मदद चाहिए। जेजेपी के विधायक हैं ईश्वर सिंह, वो भाटिया गांव में गए थे बाढ़ का जायजा। एक महिला ने उनको थप्पड़ मारा था, उस समय में एक महिला समेत करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष में कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये गुस्सा किस लिए था, बार बार ये बताने की कोशिश की गई, बार बार ये तर्क भी किया गया कि नहीं, लेकिन हाथ उठाना ठीक नहीं था। आप इस वक्त पे उसको जायज़ और नाजायज़ नहीं ठहरा सकते जब लोगों के जान माल का सवाल है, जब लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं। ऐसी स्थिति में जब 4 साल तक और पिछले 9 साल में आपने शक्ल नहीं दिखाई जनता के बीच में, जनता का गुस्सा लाजमी है। ऐसी एक घटना, संदीप सिंह जो मंत्री हैं इसी सरकार में, वो भी एक जगह पर गए जहां बार बार आग्रह करने के बाद भी गांव के लोग, तटबंध टूट रहा था, वहां से कमज़ोर हो रहा था, गांव की तरफ पानी आ रहा था, बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों ने खुद वहां पर मिट्टी के कट्टे लगाने शुरू किए और वहां जाकर संदीप सिंह फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। संदीप सिंह ने भी, उनकी सरपरस्ती में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ, 2 ऐसे युवाओं के खिलाफ जो गांव को डूबने से बचाने के लिए वहां पर प्रबंध कर रहे थे, कट्टे लगा रहे थे, उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया संदीप सिंह ने। मैं खुद उस युवा से मिल करके कल आया था। और ऐसी मानसिकता जिस पार्टी की हो, जो राहत का कार्य करने वाले युवाओं के ऊपर भी केस दर्ज करवा दें पुलिस के, ऐसी मानसिकता अगर किसी व्यक्ति की हो जो लोगों के गुस्से और लोगों के भावनाओं को जनप्रतिनिधि होने के नाते समझ ना सकता हो। उन विधायक ने खुद कहा था बाद में कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई केस नहीं करूंगा किसी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी ये केस किए गए। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करती है, उनकी ओछी मानसिकता है। ये गुस्सा होंगे लोग, आप उनके बीच में जाएंगे तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद सभी मंत्रियों को, विधायकों को लोगों के बीच में जाना चाहिए था, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थी। ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया।
कहाँ पर? व्हीकल आ रहे हैं रोहतक में। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को इस वक्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए, उनको लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के सारे मंत्री इस वक्त सड़क पे हैं, अपने अपने काम में लगे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से एक चक्कर लगा के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये शर्मनाक है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जब गए दौरे पे तो ट्रैक्टर पे बैठ के चक्कर काट के आ गए। विज साहब अपने घर बोट में बैठ के सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक स्थिति है, जहां पर सरकारी अमले का इस्तेमाल करके, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके, अब मुख्यमंत्री को तो हेलीकॉप्टर मिल जाता है, अब उप मुख्यमंत्री को तो ट्रैक्टर मिल जाता है, अब विज साहब को तो बोट उपलब्ध करा दी जाती है। आम आदमी को अगर अपने घर जाना हो, अपने संसाधन बचाने हो, अपने पशु बचाने हो, अपना सामान बचाना हो, उनको ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये इंतज़ार कर रही है कि आपदा चली जाएगी और उसके बाद हम इसके लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो घृणित कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री किसी भी और कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो लोगों का गुस्सा लाजमी है। ये 9 साल से सर भाजपा की सरकार है और गुड़गांव जो NCR के अंदर आता है, बरसात के कारण रोड खराब